नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी राजस्थान के झालावाड़ की, जहां से आज दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई। एक स्कूल पढ़ाई करने के लिए गए वहां मासूम और अचानक गिर गई स्कूल की छत, और फिर मंजर ऐसा कि जिसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। मलबे में दबे हुए बच्चे, भागते चीखते परिवार के लोग और हर तरफ मातम ही मातम। इस हादसे के बारे में कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिससे शिक्षा विभाग और अधिकारियों पर बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर किसकी लापरवाही से गई 7 मासूमों की जान, ये सवाल तो पूछा जाएगा। आप देखिए ये रिपोर्ट। बच्चा बच्ची पूरे दबिया में एक क्लास में। कौन सी क्लास में था आपके बच्चे? 7वीं का। 7वीं। क्या कैसे लगी उसको? कहाँ लगी? गाँव वालों ने फोन किया मेरे पास, घर पे आ जाओ, कोई स्कूल डल गया, तुम्हारे बच्चे के लग चुकी है। जगह राजस्थान का झालावाड़, वक्त सुबह करीब 7:30 बजे, और गिर गई स्कूल की छत। झालावाड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई। हादसे में 29 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। मनोहर थाना ब्लॉक के पीपलोदी सरकारी स्कूल के 2 क्लासरूम बारिश के बीच पूरी तरह ढह गए। स्कूल में बच्चे सुबह की प्रेयर के लिए इकट्ठा हो रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। हादसे की खबर जैसे ही स्कूली बच्चों के परिवार वालों को लगी तो वो स्कूल की ओर दौड़े। पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। बदहवास माँ बाप मलबे में बच्चों को ढूंढते नजर आए। स्थानीय लोगों ने खुद रेस्क्यू शुरू किया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। रेस्क्यू स्पेशलिस्ट टीमों को राहत और बचाव में लगाया गया। जेसीबी से मलबा हटाया गया और घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्कूल में साहब 8 बजे लगभग स्कूल डल गई। जो बच्चा बच्ची दब गया, खूर के लाया ये डेढ़ के मातो माता बान नहीं याद नहीं रहा कि भाई स्कूल डल रही थी यार, तू करा एक भी मास्टर नहीं तो कितना स्कूल बहुत पुराना है सर भाई साहब। अच्छा। हाँ 3 साल से पानी साहब तो बाहर बैठ जाते चुनगी बहुत देसा। हमारी लड़की जावे जो उस बाग आई बाहर रखा के पानी मन पीवा आई होगी वहाँ जो फिर मास्क के बाहर यदि आग पड़ी माए तो हमारे गांव वालों ने फोन किया मेरे पास, घर पे आ जाओ, कोई स्कूल डल गया, तुम्हारे बच्चे के लग चुकी है। हाँ फिर जब मैं कोटा से आकर यहाँ पहुंचा, स्कूल तो बहुत पुराना है सर, हमें भी पता नहीं है। अच्छा। पर हमने अगली 26 जनवरी पे भी सूचना दे दी थी। क्या? सरपंच को कह दी थी हमने कि भाई इसकी मरम्मत कराओ या फिर नई बिल्डिंग बनवाओ। स्कूल स्टाफ से कह दी थी। अच्छा। और जनपद साहब से सभी से कह दी थी हमने। मैंने कहा आप विधायक से सूचना दो, हम गाँव वाले साथ देंगे तो ठीक। पर इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। ठीक। इसका जिम्मेदार पुलिस, ये स्कूल स्टाफ और सरपंच है। एक क्लास का बच्चा बच्ची पूरे दबिया में। एक क्लास में। कौन सी क्लास में था आपके बच्चे? 7वीं का। 7। वही बिल्डिंग डल दी। एक ही कमरे में थे। प्रार्थना उड़ाने के बाद सभी बच्चे एक में थे, 1 से लेकर 8 तक एक ही में थे। तो बच्चे मरे हैं उसमें? 5-6 बच्चे तो वही। जानकारी के मुताबिक इस स्कूल में कुल 7 क्लासरूम हैं। हादसे के दौरान स्कूल के 2 क्लासरूम में 71 बच्चे थे। जिस क्लासरूम में हादसा हुआ उसमें 7वीं क्लास के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। स्कूल में 2 टीचर भी मौजूद थे, लेकिन दोनों हादसे के दौरान बिल्डिंग से बाहर थे। 7वीं क्लास के 35 बच्चे बैठे थे, सभी मलबे में दब गए। टीचर्स और ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकाला गया। गंभीर घायलों को झालावाड़ के जिला हॉस्पिटल में रेफर किया गया। माँ बाप रोते हुए अपने मासूमों को गोदी में लेकर भागते दौड़ते नजर आए। बहुत ही हृदय को ठेस पहुंची है। इस तरह से मासूम बच्चों की जान गई है तो
हमारे जिले में भी मैंने पहले भी गाइडलाइन जारी करी थी मानसून सत्र को लेके, लेकिन अभी आज इस हादसे के बाद मैं पुनः जो है सभी सीबीओ को और समस्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित कर रही हूँ कि वह आज ही जो है अपने जर्जर भवन जो है उनको चिन्हित करके और जर्जर भवन को कहीं एसडीएमसी एसएमसी के प्रस्ताव लेके शिफ्ट करने की कार्यवाही करें। स्कूल शिक्षा विभाग को पहले ही निर्देश दिए गए थे कि जो भी जर्जर भवन हो वहां स्कूलों की छुट्टी कर दी जाए, लेकिन ना तो ये स्कूल जर्जर भवन की लिस्ट में था और ना ही यहां बच्चों की छुट्टी की गई। स्कूल की छत गिरने से पहले कंकड़ गिर रहे थे। बच्चों ने बाहर खड़े टीचर्स को इसकी जानकारी दी, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया और थोड़ी देर बाद छत गिर गई। हम स्कूल में आए, सर ने बोला आप कमरे में बैठ जाओ प्रार्थना करेंगे। फिर ऊपर से कंकड़ गिरने लगे। किसी बच्चे ने बोला सर कंकड़ गिर रहे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं गिर रहा है। तो फिर एकदम से बिल्डिंग गिरने लगी और हम तो बाहर निकल आए और वो अंदर ही रह गए। 30-40 के लगभग थे। बाहर टेबल बैठ कर खा रहे थे, पोए खा रहे थे। और प्रार्थना हो रही थी उस टाइम? नहीं हो रही थी प्रार्थना के लिए, तो अंदर बैठे। झालावाड़ का हादसा वाकई सवाल खड़े करने वाला है। आखिर मासूमों की दर्दनाक मौत का जिम्मेदार कौन है? सरकार का कहना है कि अभी प्राथमिकता राहत और बचाव है, बाद में हाई लेवल जांच कर वजह का पता लगाया जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन दिवंगत छात्रों को भगवान के श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को इस दुखद घटना को सहन करने की शक्ति दे। और जिस तरह से पता लगते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी और हम सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश देके तत्काल जितने घायल है उनको उपचार के लिए निश्चित रूप से पूरी जो भी घटना हुई है उस घटना की पूरी जानकारी और जितने उनका सहयोग और सहायता सरकार के द्वारा की जाएगी निश्चित रूप से हमारी सरकार करेगी। मैंने जिला कलेक्टर को शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में यह दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। जिला कलेक्टर से मेरी बात हुई, मौके पर पहुंच गए हैं और मैंने प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी और आसपास के जो हमारे सीबीओज हैं उन सबको कहा है कि मौके पर जाएं और वहां सारी स्थिति को देखें। वहीं दूसरी तरफ हादसे को लेकर कांग्रेस को भजनलाल सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। कांग्रेस हादसे के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है और झालावाड़ हादसे पर बड़े मुआवजे की डिमांड भी की जा रही है। जनता को मैं कहूंगा, अपील करूंगा, शिक्षा मंत्री आ रहा पकड़ लो उसको झालावाड़ में और मुख्यमंत्री जी को बुलाओ और 1-1 करोड़ रुपए की इनकी सहायता कराओ और गलती स्वीकार कराओ। इनकी गलती, अरे सरकार की जिम्मेदारी है, बच्चों के परिवार की जिम्मेदारी है। आपने 400 स्कूलें बंद कर दी, आपने एक प्रेशर कर दिया स्कूल के ऊपर, तो आप जिम्मेदारी तो लो। आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी नहीं लेगा तो बच्चे जिम्मेदार है क्या जिनकी डेथ हो गई? जिम्मेदार तो आप ही हो। आप जिम्मेदारी लो, माफी मांगो राजस्थान की जनता से, आगे के लिए आप सुधार की बात करो, 1-1 करोड़ रुपए बच्चों के परिवार को मुआवजा दो। और आज तक जितनी सही ढंग से काम करने की राजनीति आपको नहीं आती तो हमसे सीख लो। हमारी सरकार का मुख्यमंत्री भी बैठा, बाकी नेता भी बैठे, समझा देंगे। राजस्थान में हजारों स्कूल जर्जर हालत में हैं। झालावाड़ जिले में करीब 80 स्कूल ऐसे हैं जो लंबे समय से मरम्मत मांग रहे हैं। करीब 40 स्कूलों में छत और दूसरी रिपेयर की जरूरत है। झालावाड़ जिले में 13 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर हालत में हैं। उन्हें गिराकर नए भवन बनाने की जरूरत है। भजनलाल सरकार ने राजस्थान में स्कूलों की मरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपए की रकम भी जारी की है। अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए भेजा था और हमारी सरकारी तंत्र इतना लापरवाह हो गया कि उसकी वजह से यही संज्ञान नहीं ले सका कि ये भवन सुरक्षित है बच्चों के लिए या नहीं है। उस हाल में केवल बयानबाजी के अलावा कुछ भी ये सरकार कर नहीं पाई है। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री को आगे होकर के इसके ऊपर बड़ा पैकेज देना चाहिए और आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए क्या पुख्ता व्यवस्थाएं उनको देनी है उसकी बात करनी चाहिए। लेकिन ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि सिस्टम में कहीं न कहीं लापरवाही हुई है।
शिक्षा विभाग और राजस्थान सरकार को इस पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है और जो भी इस हादसे के लिए जिम्मेदार हो, जिसने भी मासूमों की जिंदगी को लेकर कोताही बरती हो, उन पर सख्त कार्रवाई हो ताकि आगे के लिए वो एक कहीं सरकार के ऊपर सवाल है तो कहीं सरकार ही सरकार के खिलाफ खड़ी है। हैरान हो गए आप? दरअसल खबर ही ऐसी है। उत्तर प्रदेश से आई है ये हैरान करने वाली खबर, जब अपनी ही सरकार की पुलिस के खिलाफ योगी की मंत्री धरने पर बैठ गई। कोतवाली के सामने मंत्री का प्रोटेस्ट करीब 8 घंटे तक चलता रहा। रात होते होते मामला ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण का हो गया। मंत्री के पति और पूर्व सांसद ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को फोन कर दिया। फोन किया तो किया, खरी खोटी भी सुना दी। कह दिया कि उनके राज में ब्राह्मणों के साथ नाइंसाफी हो रही है। इसी बीच पिक्चर में अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई। पूरा मामला कानपुर देहात के अकबरपुर का है। कोतवाली के बाहर योगी के मंत्री ने क्यों किया अखिलेश? शुक्ला और सिंह के विवाद में क्यों कूदे अखिलेश? इस पर पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। अभी ये ट्रेलर देखिए। अगर कोई जो है गलत काम करता है तो हमें उसके खिलाफ तो जो है कदम तो बोलना पड़ेगा ना। यू कैन नॉट कीप मम। नहीं तो उसको एप्लीकेशन देंगे ना, हम लोग अपने तरफ नहीं दे रहे, तो जनता है उसकी तरफ। हम लोग क्या करें? आप बता दो, फिर वही करें। ये है लखनऊ से 180 किलोमीटर दूर कानपुर देहात की अकबरपुर कोतवाली। और कोतवाली के ठीक नीचे धरने पर बैठी ये है योगी सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला। अपनी ही सरकार की पुलिस के खिलाफ राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला धरने पर क्यों बैठी? राजनीति छोड़ दें या फिर हम फांसी में लटक जाएं। ये है राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति बीजेपी नेता और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी। अनिल शुक्ला वारसी फोन पर जिससे बात करते हुए फांसी पर लटकने की धमकी दे रहे हैं वो है यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया गया ना कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करोगे। मंत्री के पति ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को खरी खोटी क्यों सुनाई? यूपी में बात ब्राह्मणों के मान सम्मान पर क्यों आई? और ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे फर्जी लिखे जाए, उनके माँ बहन गालियां दी जाए और हम लोग सब उनको वोट करते रहे, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। पाठक और शुक्ला के बीच अखिलेश क्यों आ रहे हैं? पूरे मामले को ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर क्यों बना रहे हैं? अखिलेश को धरने में अवसर कैसे दिखा? योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एसपी चीफ ने क्या पासा फेंका? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर अखिलेश ने क्यों ताना मारा? इसकी एक एक डिटेल आंकड़ों के साथ समझाएंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि सियासत में ऐसा सीन बहुत कम ही देखने को मिलता है जब मंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करे और धरने पर बैठे। अकबरपुर रनिया से विधायक और यूपी सरकार में महिला कल्याण और बाल विकास मामलों की राज्य मंत्री का पारा ऐसा हाई हुआ कि वो कानपुर देहात की अकबरपुर कोतवाली के सामने धरने पर बैठ गईं। मंत्री जी का यह धरना प्रदर्शन पूरे 6 घंटे तक चला। कोतवाली के सामने 6 घंटे तक जमकर नारेबाजी हुई। मंत्री प्रतिभा शुक्ला और उनके समर्थक ऐसे डटे कि आला अधिकारियों के होश उड़ गए। मंत्री साहिबा को अधिकारियों ने मनाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन प्रतिभा शुक्ला अपनी मांग पर अड़ी रही। मंत्री प्रतिभा शुक्ला की मांग थी अकबरपुर कोतवाली में उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें फौरन वापस लिया जाए। वहीं दूसरी मांग ये थी कि जिस इंस्पेक्टर ने उनके कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज करने की गुस्ताखी की उसे फौरन हटाया जाए। झूठा मुकदमा लिखता है, बदतमीजी से बात करता है और सब टेम्पर लूज रहता है और व्यवस्था बचाने का काम करता है। कोई काम ढंग से करना नहीं, सबको कार्यकर्ता को भगाना है। कार्यकर्ता को झूठा मुकदमा लिखेगा, तब किसी भी कार्यकर्ता के लिए झूठा मुकदमा लिखा जाएगा तो ऐसे बैठे रहेंगे। मेरी कोई मर्ज नहीं है। हम इंस्पेक्टर हटेगा तभी यहाँ से कार। अभी तो आप एसपी से कह दिया, आप अपने कागज आपके पास कलम है, आप तुरंत हटाइए, बताइए। हमें नहीं चाहिए ऐसा इंस्पेक्टर
जो बिना जाने पहचाने मुकदमा लिख देता हो, दबाव प्रेशर की राजनीति होती हो, तो फिर ये सपा की गवर्नमेंट है क्या? ये तो योगी जी की गवर्नमेंट है। योगी जी कह रहे हैं न्याय मिलना चाहिए। जो व्यक्ति गाली भी ना पकड़ा, जो जानता भी ना हो किसी को, उसके खिलाफ मुकदमा लिख दोगे, वो भी हर जगह लिख दोगे। दलित समाज तो मेरे साथ रहता है। मंत्री के पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वासी भी समर्थकों के साथ थाने पहुंचे। कार्यकर्ताओं पर मुकदमे से नाराज अनिल शुक्ला ने इस पूरे मामले को सीधा ब्राह्मणों के सम्मान से जोड़ दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को फोन लगाकर आरोप लगाया कि उनके रहते हुए भी यूपी पुलिस ब्राह्मणों के साथ ज्यादती कर रही है। राजनीति छोड़ दें या फिर हम फांसी पे लटक जाएं। भाई आप अगर नहीं हम लोगों की सुरक्षा कर सकते हो, है ना, आपको तो डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया गया ना कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करोगे और ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे फर्जी लिखे जाए, उनके माँ बहन गालियां दी जाए और हम लोग सब उनको वोट करते रहे। ऐसे तो नहीं चल पाएगा। अनिल शुक्ला के टारगेट पर अकबरपुर सीट से बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले थे। अनिल शुक्ला ने देवेंद्र सिंह भोले के आदमियों पर थाना चलाने का आरोप लगाया। देवेंद्र सिंह भोले कानपुर देहात से सांसद हैं। वो लगातार तीसरी बार यहां से सांसद चुने गए हैं। अनिल शुक्ला ने कहा कि अगर उनकी पत्नी मंत्री नहीं होती तो वो खुद भोले सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ते। अगर ये मिनिस्टर न बनाया होता पार्टी ने तो मैं 24 को चुनाव लड़ता। अब भोले सिंह को औकात बता देता हूँ। क्या बात कर रहे हो तुम? जीत पाते चुनाव? आप बताओ, जीत पाते? कहीं की कहीं जहाँ इतना हारे था एक और ये भी हारता। लेकिन हमने जो है क्या नाम इनकी मदद की और अपील सबको किया कि नहीं सब लोग वोट दो, पार्टी के मान सम्मान की बात है। आज जो है क्या आज उनके आदमी जो है गुड्डन सिंह जैसे लोग यहाँ बैठ के थाना चलाएंगे? क्या थाना वो चलाएंगे? यानी इस पूरी स्टोरी में एक तरफ राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और उनके पति अनिल शुक्ला है, तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर देहात से बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले और अकबरपुर कोतवाली के इंस्पेक्टर सतीश सिंह हैं। सवाल यह है कि क्या यूपी में सिंह और शुक्ला की लड़ाई अब खुलकर सड़क पर आ गई है? डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया गया ना कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करोगे और ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे फर्जी लिखे जाए, उनके माँ बहन गालियां दी जाए और हम लोग सब उनको वोट करते रहे। ऐसे तो नहीं चल पाएगा। हालांकि इस पूरे विवाद की शुरुआत कानपुर देहात के बदलापुर पुलिस लाइन के पीछे बन रही सड़क को लेकर हुई। पुलिस लाइन के पीछे सड़क निर्माण का काम लोकल सांसद शमशाद खान ने रुकवा दिया था। इसकी खबर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला को लगी तो वो खुद मौके पर पहुंच गई। उन्होंने फौरन निर्माण कार्य दोबारा शुरू कराया और सभासद को भी बात करने के लिए बुलाया। सभासद शमशाद खान बात करने पहुंचे थे तो वहां मौजूद कुछ लोगों से उनकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार की तहरीर पर पुलिस ने सभासद शमशाद खान के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा दर्ज कर लिया। इस एफआईआर के बाद एक और केस दर्ज हुआ। बाबूराम गौतम ने राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के साथ रहने वाले 5 लोगों के खिलाफ तहरीर दे दी। आरोप लगाया कि जमीन विवाद में उसे जाति सूचक अपशब्द कहे और मारपीट की धमकी दी गई। इस एफआईआर पर राज्य मंत्री का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने कोतवाली के सामने धरना दे दिया। हाँ, उन्होंने कहा मेरे ऊपर इतना दबाव था। किस बात का दबाव, यही जानना चाह रहे हैं। ये यहाँ इसलिए बैठे कि कौन दबाव ऐसा दे रहा है जिसमें गलत मुकदमा लिखा जाए। यार सपा गवर्नमेंट तो है नहीं, ये तो भाजपा की गवर्नमेंट है। योगी जी न्याय पसंद है, हम लोग उनके उसमें हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ क्या बात होगी क्या? कि दबाव प्रेशर, किस बात का दबाव, किस बात का प्रेशर? कि झूठा मुकदमा है। मेरे कार्यकर्ता कभी मेरे सामने गाली नहीं देते, कभी कोई भी नहीं बोलता है। हम देख कहते थे चुप हो जाओ, सब चुप हो जाते हैं। मेरे सामने इतनी मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, कभी कोई गाली गलौज नहीं करता है। यहाँ जात पात का कोई बंदा नहीं, कोई किसी भी समाज का कभी पूछा नहीं जाता कि कहाँ पर बनना, क्या बनना। जो विकास कार्य करा ऊपर से भी ये सब ड्रामाबाजी के लो। हमने तो आज तक 25 साल में कभी मुकदमा नहीं लिखाया, लेकिन मान सम्मान के आगे कोई समझौता नहीं। फिलहाल काफी समझाने के बाद प्रतिभा शुक्ला ने अपना धरना खत्म कर दिया है। अधिकारियों ने भी उन्हें इंस्पेक्टर सतीश सिंह पर जांच के बाद एक्शन लेने का भरोसा दिया है। मंत्री महोदया श्रीमती प्रतिभा शुक्ला द्वारा अकबरपुर थाने में दर्ज हुए एक क्रॉस एफआईआर के संदर्भ में नाराजगी व्यक्त की गई थी। उसी संदर्भ में वो थाना अकबरपुर आई थी, जिस पर हम और डीएम दोनों लोग मौके पर आए और उनको बैठा करके उनसे पूरी विस्तृत वार्ता की गई और उन्हें पूरा उचित आश्वासन दिया गया कि इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस बात पर वो पूर्णतः संतुष्ट थी।
इसके बाद उनके पति श्री अनिल शुक्ला वारसी जी यहाँ आए और संयुक्त रूप से उन्होंने एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन दे करके वो लोग चले गए। अब बात करेंगे एसआईआर की। बिहार में हो रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लोकसभा से लेकर राज्यसभा और बिहार की विधानसभा तक बवाल का एपिसेंटर बन चुका है। विपक्ष कहता है गैर लोकतांत्रिक तरीके से ये वोटों की चोरी हो रही है। सरकार ये कहती है समस्या है तो फिर चर्चा करें, लेकिन नियमों के मुताबिक करें। काले कपड़ों में धरना प्रदर्शन बिहार से लेकर दिल्ली तक देखा गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मार्च कर रहे हैं, लोगों का साथ मांग रहे हैं, सियासी रार में सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार सबको मिट्टी में मिलाना चाहती है, मतदान करने का अधिकार छीना जा रहा है। इन सब हंगामे के बीच इलेक्शन कमीशन 92% तक अपना काम कर चुका है। फॉर्म भरने की मियाद खत्म हो रही है। अब से ठीक 3 घंटे का समय ही बाकी है। अगर इस 3 घंटे में अगर किसी ने अपना फॉर्म जमा नहीं किया तो वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं रहेगा। अब तक 62 लाख लोगों के नाम काटने की तैयारी हो चुकी है। 7 लाख फॉर्म अभी भी बाकी हैं। सर पर जारी है सियासी संग्राम। ये तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, एसआईआर बंद करो, बंद करो, बंद करो, एसआईआर बंद करो, बंद करो, बंद करो। सर के खिलाफ विपक्ष का विरोध मार्च। वोट चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। दिल्ली से लेकर पटना तक प्रदर्शन। बवाल पर नीतीश ने उठाए सवाल। सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, इसी तरह से कर रहे हो। बिहार विधानसभा में हंगामा नॉन स्टॉप। बैठिए, बोलने दीजिए। अरे मुख्यमंत्री बोल रहा है। हेलमेट पहनकर विधानसभा क्यों पहुंचे एमएलए? राजद के जो गुंडा लोग हैं, कभी रोड़ा पत्थर न कहीं मार दे। हम लोग जनता का चुने हुए प्रतिनिधि है। बिहार में सर पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक बवाल मचा हुआ है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर बिहार विधानसभा ही नहीं, संसद में भी गतिरोध है। सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। बिहार वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक पैदल मार्च निकाला, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। मकर द्वार पहुंचने पर विपक्षी सांसदों ने सर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के पोस्टर फाड़े और उन्हें डस्टबिन में डाला। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सर के पोस्टर को फाड़कर डस्टबिन में डाला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि सरकार लोकतंत्र को दबाना चाहती है और वोटरों से उनके अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है। पूरे देश तक उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना, और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। लेकिन ये लोग डर के मारे आज ये रिवाइज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। इससे देश का भी नुकसान होता है और लोकतंत्र का नुकसान होता है। सर के खिलाफ पोस्टर में समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी शामिल थी। डिंपल यादव ने भी सर के पोस्टर को फाड़कर डस्टबिन में डाला और सर को चुनाव आयोग की मनमानी करार दिया। इलेक्शन कमीशन को इस तरह की प्रक्रिया करनी थी तो मैं नहीं समझती हूँ कि इलेक्शन से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले करे। अगर इनको इस प्रक्रिया को सही अंजाम पे पहुंचाना था तो जिस तरह की चीजें इलेक्शन कमीशन कर रहा है, कि जिस तरह वोटर्स हम सुनने में आ रहा है लगभग 45 से 50 लाख वोटर्स पे इसका असर पड़ेगा, और इसको ही पारदर्शिता इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं दिखाई जा रही। बिहार में आज वोटर लिस्ट रिवीजन का आखिरी दिन है। शाम 6 बजे तक वोटर्स अपना फॉर्म जमा करा सकते हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन में चुनाव आयोग को अब तक 61 लाख नाम ऐसे मिले हैं जिनकी या तो मौत हो चुकी है या वो
दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं या फिर उनके नाम 2 से ज्यादा जगहों पर हैं। ऐसे में नई वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग करीब 61 लाख नाम काट सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक उनके पास मौजूदा वोटर लिस्ट में से 7 लाख वोटर ऐसे हैं जिन्होंने अपना फॉर्म जमा नहीं करवाया है। अगर ये फॉर्म आज भी जमा नहीं हुआ तो इनका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। चुनाव आयोग 1 अगस्त को अंतरिम लिस्ट जारी करेगा। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि राजनीतिक दलों के पास 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का समय होता है। इस दौरान अगर कोई पात्र वोटर छूट गया हो तो वो उसका नाम जोड़वा सकता है और अगर किसी वोटर का नाम लिस्ट में गलती से शामिल कर दिया गया है तो वो अपना नाम हटवा भी सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग के फैसले पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी सवाल उठा रही हैं। जो क्लेम किया फेक बेसलेस एलिगेशन, they should respond to the allegations. They should provide us with what we are asking for. Why are they not providing voters lists? It should be a transparent. It's a democracy. All political parties should have access to those. विपक्ष चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन का नया आंकड़ा भी जारी कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में वोटर लिस्ट में 21,60,000 ऐसे नाम पाए गए हैं जिनकी मौत हो चुकी है। इसके साथ ही 31 लाख वोटर ऐसे हैं जो परमानेंट तौर पर दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो चुके हैं। इनके नाम भी वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। 7 लाख लोग ऐसे हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम 1 से ज्यादा जगहों पर मिला है। वहीं 1 लाख वोटर्स का कोई पता ही नहीं चल रहा है। अब आज आखिरी दिन का टारगेट 7 लाख ऐसे नाम हैं जो वोटर लिस्ट में तो हैं लेकिन उन्होंने अपने फॉर्म जमा नहीं करवाए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 99% फॉर्म जमा हो चुके हैं, जिसमें से 91.32% फॉर्म डिजिटलाइज कर दिए गए हैं। लेकिन इसे लेकर बिहार विधानसभा में आज भी हंगामा हुआ। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्षी विधायकों ने काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट किया। विपक्षी विधायक काले कपड़े पहनकर विधानसभा में पहुंचे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें घेरा और पूछा कि काले कपड़े क्यों पहने हो। ये लोग जब हंगामा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए है। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, इसी तरह से कर रहे हो तो एक बात तो क्लियर कट आ गया। अरे क्या है, आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे वो उनको छोड़ दो। बाकी ज्यादातर लोग जो चल रहे हैं आप, ये हम रोज देख रहे हैं आप लोग को। ये लोग भी जो है ये सब अलग अलग पार्टी वाले लोग, तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा और कोई काम नहीं। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है। विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ, कई बार मारपीट की स्थिति भी खड़ी हुई, जिसके बाद आज एनडीए के विधायक हेलमेट पहनकर विधानसभा पहुंचे। क्या वजह है हेलमेट पहनकर? राजद के जो गुंडा लोग हैं कभी रोड़ा पत्थर न कहीं मार दे। हम लोग जनता का चुने हुए प्रतिनिधि है तो हम लोग हेलमेट पहन करके और जा रहे हैं। माहौल को इतना गंदा कर दिया है, लोकतंत्र का हनन कर रहा है, इसलिए हम लोग हेलमेट पहन के आने की जरूरत पड़ गई। जो असुरक्षा का माहौल सदन के भीतर हो गया है, महागठबंधन के लोगों ने बनाया है अपने सुरक्षा के लिए, एनडीए के विधायकों ने हेलमेट। राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी बिहार में वोट लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और ये विरोध सड़क से लेकर संसद तक हो रहा है। पटना से लेकर दिल्ली तक हल्ला बोल हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस वोट चोरी की थ्योरी को लेकर चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की है, अब उनकी ये थ्योरी ही फेक निकली है। चुनाव आयोग की फैक्ट चेक में राहुल गांधी थ्योरी फेल हो गई है। क्या है राहुल गांधी की कर्नाटक थ्योरी? राहुल गांधी का नैरेटिव कैसे साबित हुआ फेक? देखिए ये रिपोर्ट। राहुल की वोट चोरी थ्योरी कितनी सही कितनी फेक? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. The 100% proof. राहुल की थ्योरी फैक्ट चेक में कैसे फेल?
वोट चोरी की थ्योरी, मोदी विरोध का नया नैरेटिव। राहुल जी, अगर आपको वोट नहीं मिलता आपकी पार्टी को तो हम क्या करें? राहुल गांधी जी, ऐसा करिए अपने विचार और आचरण से कि जनता आपको वोट दे, रोना बंद करिए। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावों की हवा निकाल दी है। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर लगातार नए नए आरोप लगा रहे हैं। कभी महाराष्ट्र में वोट चोरी को लेकर तो कभी कर्नाटक और बिहार में सर्क को लेकर चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। कर्नाटक को लेकर राहुल गांधी ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की एक सीट पर वोट चोरी की गई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उस निर्वाचन क्षेत्र की जब उनकी पार्टी ने समीक्षा की तो उसमें हजारों संदिग्ध वोटर मिले, जिनकी उम्र 50 साल, 60 साल या 65 वर्ष है, लेकिन वो नए मतदाता के तौर पर दर्ज हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को वोट चोरी साबित करने के लिए राहुल गांधी ने कर्नाटक में वोट चोरी की थ्योरी दी और 100% पक्का सबूत होने की बात की, तो चुनाव आयोग ने उनके इन आरोपों का फैक्ट चेक कर दिया, जिसमें राहुल गांधी की थ्योरी फेक निकली। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावों को भ्रामक और निराधार बताया। चुनाव आयोग ने पॉइंट वाइज राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। चुनाव आयोग ने लिखा कि लोकसभा चुनाव 2024 की मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस पार्टी ने डीएम या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के सामने एक भी अपील दायर नहीं की, जबकि उनका ये एक वैध कानूनी उपाय था। राहुल गांधी या उनकी कांग्रेस पार्टी को शक या आशंका थी कि उसकी उक्त निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी हुई है, तो वो इसके खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर या कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सामने शिकायत दर्ज करा सकते थे, जो उन्होंने नहीं किया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावों की पोल खोलने के लिए दूसरे पॉइंट में लिखा कि लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया को लेकर 10 चुनावी याचिका दाखिल की गई, जिसमें चुनाव हारने वाले कांग्रेस उम्मीदवार द्वारा एक भी याचिका दाखिल नहीं की गई, जबकि ये आरपी अधिनियम 1951 की धारा 80 के तहत उपलब्ध एक कानूनी उपाय था। मतलब ये हुआ कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को यह बताया कि अगर आपको या आपकी पार्टी को वोटर लिस्ट को लेकर कोई शिकायत थी तो फिर कांग्रेस पार्टी के जो हारे हुए प्रत्याशी थे उन्होंने भी इसे लेकर कोई शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई, जबकि कानून उन्हें ये अधिकार देता है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने इसके लिए कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी की उस रिपोर्ट को भी सबूत के तौर पर दिखाया, जिसमें कर्नाटक के सभी 34 जिलों की सूची है। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने जो 2 पन्ने की रिपोर्ट जारी की है, उसके दूसरे पन्ने पर देखिए कर्नाटक के सभी 34 जिलों की मतदाता सूची को लेकर की गई शिकायतों का जिक्र है, जिसमें जिला वाइज बताया गया है कि 27 अक्टूबर 2023 तक किस जिले से कितनी शिकायतें आई। निर्वाचन आयोग को 27 अक्टूबर 2023 तक कर्नाटक के सभी 34 जिलों से कुल 9,17,928 शिकायतें मिली थी, लेकिन जब फाइल मतदाता सूची 22 जनवरी 2024 को जारी की गई तो उसके बाद एक भी शिकायत नहीं मिली। सबूत के तौर पर देखिए इन दोनों कॉलम को। एक कॉलम 27 अक्टूबर 2023 का है, जिसके सामने अलग अलग जिलों से कुल 9,17,928 शिकायतें थी, लेकिन 22 जनवरी 2024 के बाद किसी जिले से कोई शिकायत सामने नहीं आई। अब इसे लेकर ही बीजेपी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। राहुल जी, अगर आपको वोट नहीं मिलता आपकी पार्टी को तो हम क्या करें? आप लोकसभा में हार गए, आप हरियाणा में हार गए, आप महाराष्ट्र में हार गए, आप दिल्ली में हार गए, आगे बिहार भी हारेंगे। तो राहुल गांधी जी, ऐसा करिए अपने विचार और आचरण से कि जनता आपको वोट दे, रोना बंद करिए। मान के चले पहले ही हार गए क्या? कम ऑन यंग मैन, मैदान में आओ, वहां तय करेंगे। भोपाल ड्रग्स केस में बड़ा खुलासा हुआ है। ड्रग्स पेडलर फिल्मी अंदाज में लड़कियों को शिकार बनाता था। पुलिस को शक ना हो इसके लिए मोबाइल पर ड्रग्स की लाइन बनाकर हिंदू बेटियों को टारगेट करता था, और जब लड़कियां नशे की हालत में होती थीं तब उनके साथ घिनौना काम किया जाता था। ब्लैकमेल करने के लिए आपत्तिजनक हालत में लड़कियों का वीडियो भी बनाया जाता था, और धौंस दिखाने के लिए महंगी महंगी गाड़ियां तो थी ही, उन पर विधानसभा का स्टिकर लगा रखा था। ड्रग्स की कमाई से भोपाल टू दुबई तक अयाशी का अड्डा कैसे तैयार हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में।
ड्रग्स वीडियो और ब्लैकमेल, हिंदू बेटियों को कैसे करता था टारगेट। चाचा भतीजे की ड्रग्स फैक्ट्री भोपाल पुलिस ने कैसे पकड़ी। भोपाल ड्रग्स केस के कितने किरदार, कहां तक फैले तार। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये किसी सीरियल की भी तस्वीरें नहीं है। भोपाल नाइट क्लब का ये काला सच है। भोपाल ड्रग्स केस का मुख्य आरोपी यासीन इसी तरह से क्लब आने वाली हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था, उन्हें ड्रग्स की लत लगाता था। ड्रग्स को मोबाइल पर लाइन बनाकर यहां आने वाले लोगों को सुंघाया जाता था। भोपाल पुलिस ने इस वीडियो को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। इसमें कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम आने की संभावना है। भोपाल क्राइम ब्रांच पीड़ित लड़के लड़कियों का भी पता लगाने में जुटी है। भोपाल ड्रग्स रैकेट का मुख्य सरगना यासीन पुलिस के शिकंजे में है, लेकिन उसकी काली करतूत अब एक एक कर सामने आ रही है। जांच के दौरान पता चला है कि ड्रग्स सप्लाई करने वाले पहले वेट लॉस की दवा के नाम पर नौजवान लड़के लड़कियों को ड्रग्स देते थे। लड़कियों को नाइट क्लब की पार्टियों में बुलाकर एंटी डिप्रेशन मेडिसिन बताकर मुफ्त में ड्रग्स देकर उन्हें नशे की लत का शिकार बनाते थे। फिर लड़कियों को सेक्सुअली मॉलेस्ट किया जाता था, उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाए जाते थे, फिर लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था। क्राइम ब्रांच की जांच में ये पता चला कि ड्रग सप्लायर्स जिम और क्लब जाने वाली लड़कियों को ही निशाना बनाते थे। पिछले दिनों कई गांजा और मादक पदार्थ के साथ लोगों को पकड़ा गया है। अभी एक नया मामला सामने आया जिसमें एमडी के साथ 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया था और इस चैनल में और रैकेट के और इस गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ में ड्रग्स, हथियार और गाड़ियां बरामद हुई हैं। इसमें एक आरोपी यासीन है, उसके मोबाइल को देखने पर मोबाइल में कई ऐसे वीडियोज़ मिले हैं जिन वीडियोज़ में महिलाओं के साथ आपत्तिजनक फ़ोटो हैं, कुछ संभवतः उनकी गरिमा के खिलाफ और ज़बरदस्ती जैसा प्रतीत होता है। इसके अलावा मारपीट के वीडियो हैं, कुछ फायर आर्म्स के से डराते हुए वीडियो हैं, इसके बाद ड्रग्स के वीडियो भी मिले हैं। तो इससे जाहिर होता है कि व्यक्ति बड़े इस गतिविधियों में संलिप्त हैं और इसको प्रसार में इसकी संलिप्तता है। इस संबंध में हम लोग इनका रिमांड लिया है। भोपाल ड्रग्स केस में अब तक 5 किरदार सामने आए हैं। पुलिस ने 18 जुलाई को 2 ड्रग सप्लायर सैफुद्दीन और शाहरुख को नाइट पार्टी में एमडी ड्रग सप्लाई करते हुए पकड़ा। जब इनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने यासीन अहमद और शावर अहमद के नाम बताए। यासीन भोपाल के क्लब में डीजे का काम करता है, जबकि शावर उसका चाचा है और प्रॉपर्टी डीलिंग करता है। इसके अलावा इस रैकेट में एक डॉक्टर भी शामिल था जो नौजवानों को ड्रग सप्लायर्स के पास भेजता था। यासीन और शावर के पास एमडी ड्रग्स, हथियार और 2 हाई एंड कार बरामद की गई, लेकिन जब क्राइम ब्रांच ने यासीन के मोबाइल की जांच की तो उसमें लड़कियों के मोलेस्टेशन के वीडियो मिले। इसके अलावा 20 से ज्यादा ऐसे वीडियो थे जिनमें यासीन हथियारों के दम पर लड़कों को धमका रहा है, लड़कों को टॉर्चर कर रहा है। भोपाल क्राइम ब्रांच फिलहाल चाचा भतीजे के इस ड्रग्स वाली चौकड़ी से पूछताछ कर रही है। पुलिस को कई और खुलासे होने की उम्मीद है। एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह ने इस गैंग के शिकार नौजवानों से अपील की है कि वो सामने आकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत दर्ज करने वालों की पहचान उजागर नहीं की जाएगी। अपेक्षा करते हैं कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति जो मारपीट का पीड़ित है, जिसके साथ घटनाएं हुई हों, या जो महिलाएं गोपनीय रूप से बताना चाहती कि उनके साथ किसी तरह का इन्होंने कुछ गलत किया है, तो वो पुलिस को सीधे संबंधित थाने को, क्राइम ब्रांच को या दूरभाष के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं। उन सभी मामलों पे हम लोग कानूनी मदद और कार्रवाई करने का प्रयास। इस ड्रग रैकेट में सबसे अहम रोल यासीन अहमद का था। यासीन क्लब में डीजे का काम करता है, इसीलिए हाई सोसाइटी के युवा लड़के और लड़कियों तक उसका आसान एक्सेस था। यासीन अहमद क्लब में आने वाली लड़कियों को अलग अलग तरीकों से ड्रग्स की लत लगवाता था, फिर उन्हें सेक्सुअली मॉलेस्ट और ब्लैकमेल करता था। नाइट क्लब में
जो महिलाएं जाती हैं या क्लब में जो लड़कियां जाती हैं थोड़े खुले विचारों की होती है, और ये लोग ये जो ड्रग्स कहना चाहिए अपराधी तत्व हैं इनको ही टारगेट करते हैं, और चूंकि वो ज़्यादा संपर्क में रहती हैं इसलिए उनका निशाना भी आसानी से बनती है, और ये इस तरह का एक वैचारिक जाल फैलाते हैं ताकि लोग ड्रग्स को अच्छा समझें, उसको हाई प्रोफाइल या अपने आप को हाई सोसाइटी दिखाने की चीज़ समझें। तो ये बात सही है कि ये लोग नाइट क्लब या जिम क्लबों के संपर्क में रहें। भोपाल ड्रग्स केस में पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने दावा किया कि इस ड्रग्स रैकेट में एक डॉक्टर भी शामिल है। ये डॉक्टर उन नौजवानों को ड्रग्स सप्लायर्स के पास भेजता था जो वेट लॉस के लिए उसके पास आते थे। रैकेट में शामिल लोग नौजवानों को वेट लॉस की दवा के नाम पर ड्रग्स देते थे। अब पुलिस इस डॉक्टर की तलाश कर रही है। उसमें एक पीड़िता के द्वारा जिसको हमने रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा, उनके द्वारा बताया गया था कि डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने कुछ व्यक्तियों के साथ मिलने को रेफर किया था। वो डॉक्टर की हम तलाश कर रहे हैं, फरार हैं। तो उस तथ्य पर वो आधारित है, और उसमें जब डॉक्टर की बात होगी, डॉक्टर से पूछताछ होगी, तो इस तथ्य के बारे में पूरे विश्वास के साथ में, पूरे सबूत के साथ में कहा जाएगा। वो उस बयान पर आधारित है। चाचा भतीजे का ये ड्रग्स गिरोह कितना संगठित और हाई प्रोफाइल था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पुलिस ने जब यासीन को गिरफ्तार किया तो इनके पास से स्कॉर्पियो कार बरामद की गई। पुलिस पर प्रेशर बनाने के लिए गाड़ी में प्रेस का स्टिकर लगा रखा था। लोगों को अपना धौंस दिखाने के लिए विधानसभा के पास का भी स्टिकर लगा रखा था। पुलिस ने यासीन के पास से एक पिस्टल और 1.05 ग्राम एमडी पाउडर जब्त किया है, जबकि चाचा शावर के पास से BE6 महिंद्रा कार और 2.052 ग्राम एमडी ड्रग्स मिली। भोपाल में लड़कियों को फंसाने का पूरा एक गैंग चल रहा था। इनके टारगेट पर दो तरह की लड़कियां थी, एक जिनको फिटनेस का शौक था, दूसरा जिनको क्लब कल्चर पसंद था। जब एक हिंदू लड़की फंसती, उससे दूसरी हिंदू लड़की को बुलवाते। अगर कोई लड़का डीजे यासीन और शावर के खिलाफ बोलने की हिमाकत करता तो उसका ही अंजाम होता था। अरे भाई सॉरी, मैंने ऐसा बोला आपके लिए। मिंटू भाई, मेरा ऐसा कुछ नहीं था, जो भी मिसकंसेप्शन हुआ, गलत बात हुई, वो गलत है, वैसा कुछ नहीं था। भाई नहीं हो। मिंटू भाई कौन है आपके? मिंटू भाई बड़े भाई हैं हमारा। आइंदा कभी होगा? नहीं, जिंदगी में नहीं होना चाहिए। बोलना भाई, वो मेरे लिए सब कुछ है भाई, उसके लिए आइंदा कभी बोल दिया भाई, मतलब नहीं भाई, मेरी बात को समझना भाई। ना होना, ये सारी चीजें बहुत दूर कर दूंगा भाई। जिंदगी के अंदर नहीं होना चाहिए एक तरफा, समझे? आइंदा कभी जिंदगी में नहीं होना चाहिए ये बात। माफी मांगो, कान पकड़ो, कान पकड़ो, जल्दी से माफी मांगो, कान पकड़ो, कान पकड़ो, कान पकड़ो सही से। सॉरी भाई। नाइट क्लब की आड़ में ड्रग्स के कारोबार से चाचा भतीजा हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे तो ड्रग्स बेचकर बेशुमार पैसे कमाते थे। इस पैसे से विदेशों में अय्याशी करते थे। ड्रग्स के पैसों से दुबई में भी अय्याशी का नया अड्डा बना रखा था। यासीन के चाचा शावर का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। दुबई में अय्याशी करता ये वीडियो शावर का है। दुबई से 2-3 महीने रुककर आरोपी शावर 15 दिन पहले भोपाल आया था। भोपाल ड्रग्स केस में अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का दावा है कि पुलिस ने जिन 2 लोगों को पकड़ा है वो मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता के रिश्तेदार हैं। ड्रग्स रैकेट में शामिल शावर मध्य प्रदेश बीजेपी माइनॉरिटी सेल के नेता का भाई है और यासीन उसका बेटा। कांग्रेस का आरोप है कि भोपाल का ड्रग नेटवर्क सरकार के प्रोटेक्शन में चल रहा था। जिम के अंदर वजन कम करने के नाम पर ड्रग देना और धीरे धीरे लड़के लड़कियों को एडिक्ट कर देना, फिर उनका शोषण करना, और ये सारा काम सरकारी संरक्षण में हो रहा था। अधिकारी और नेता पूरा संरक्षण इनको दिए हुए थे। आप फोटोग्राफ्स देख लीजिए। और एक लड़का जो इसका मुख्य कर्ता धरता है, उसके पिताजी बीजेपी अल्पसंख्यक जो विभाग है उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। तो ये पूरा सरकारी संरक्षण में, अधिकारियों के संरक्षण में ये काम हो रहा था। और पूरा इसके पीछे पूरा एक नेक्सस है जो लाभ उठा रहा था। भोपाल में वेट लॉस और डीजे की आड़ में जिस तरह से हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था वो बेहद हैरान करने वाला है। पुलिस को शक है कि इस रैकेट में कई और लोग जुड़े हो सकते हैं।